मैं आदित्य रॉय। आज मैं आज़ादी एवं देश प्रेम एवं राष्ट्र के उपलक्ष्य पर अपनी कुछ बात आप सबके साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात हमें यह है कि इस कोरोना महामारी में आप सब उसे रूबरू होने का मौका नहीं मिला। इसलिए हम अपने स्टडी रूम से ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस राष्ट्रीय त्यौहार पर आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक श्रोतागण कहीं न कहीं हमसे छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, अतः मैं सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों के अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। साथ ही साथ आपको और आपके परिजनों को भी मेरे ओर से इस राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त का पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सबसे पहले बात है कि आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, लेकिन हम बात यह भी करेंगे कि हमें आज़ादी कैसे मिली और इस आज़ादी को पाने के लिए कितने जवानों की जान चली गई है। लेकिन आपने एक हिंदी का मशहूर गाना भी सुना होगा, जो परदेसी या बात पूछो मत कैसे हम आज़ाद हुए, कितने माँ की गोद लूट गई, कितने हम बर्बाद हुए। आज़ादी सिर्फ बोल देने से नहीं मिली है, फेसबुक व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंग देने या बदल देने से नहीं मिली है। इस आज़ादी को पाने के लिए वीरों को अपने जान दावे पे लगानी पड़ी थी। भगत सिंह, खुदीराम बोस को भली भांति आप जानते होंगे। भगत सिंह, जिनको शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने कॉलेज का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थे। अगर वो चाहते तो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके एक अच्छी नौकरी भी पा सकते थे, मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलकर ढेर सारे पैसे कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि जिस देश का जनता गुलाम हो उस देश के नौजवान को अपने करियर की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। ये देश है खुदीराम बोस की, जिस उम्र में खेलना अच्छा लगता है, मोहब्बत करना अच्छा लगता है, सिनेमा देखना अच्छा लगता है, उस उम्र में बेचारे बम बनाते थे और अंग्रेजों के ऊपर फेंकने के चलते उनको फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है, देश की कुर्बानी हर जाति एवं धर्म के लोगों ने अपना जीवन निछावर कर दिया था। आज़ादी हमें खैरात से नहीं मिली है, बड़े मेहनत से मिली है। मैं बता दूं कि आज़ादी का लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी। बरसाल बैकाल 1947 में ही हमारे देश को आज़ाद कराई थी। लेकिन प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोलो के एक आवाज़ टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम की नारों में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी अपने देश की देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर का देशभक्ति ही सबसे बड़ी कसौटी थी। और उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपने सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर का ना हालात हो जाते थे और ऐसे हालात पैदा हो जाने के बाद भी माँ अपने बेटे को साफ खत लिखा करती थी और बोलती थी, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, 1 इंच पीछे मत हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। ऐसे परिवार पूरे देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश न मर जाने को कहता है, न मिट जाने को कहता है, न फांसी चढ़ जाने को कहता है, बल्कि मेरे विचारों से कोई भक्ति अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे, वही सबसे बड़ा देश प्रेम है, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप को डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। लेकिन देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। लेकिन मैं आज भी बता दूं कि हमारा देश के महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर आते हैं। हम आज भी ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे तड़पते नंगे सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान ही देने की इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद रक्तदान देकर एक नया जीवन दान दीजिए। यही सबसे सच्ची देशभक्ति है और यही सबसे सच्चा देश प्रेम है, यही सबसे सच्चा राष्ट्र प्रेम है। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते। और अच्छे विचारों से हिंदू की न ज़रूरत है और न मुस्लिम की ज़रूरत है, बस अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए बस अच्छे इंसान की ज़रूरत है।
और मैं बता दूं कि हमारे देश शिक्षा नीति केवल दो लोगों की तरह के लोगों के बनाई जाती है, पहला वो जो विद्वान है और दूसरा जो धनवान है। मेरे विचारों से राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं को पूजा नहीं बल्कि उनकी सम्मान की जाएगी, और असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी और आप मिलकर प्रयास करेंगे। हमें जिम्मेदारी है राष्ट्र को आगे ले जाना, वतन को आगे ले जाना, और साथ ही साथ सैल्यूट करना चाहूँगा जो सड़क पर दिन रात खड़े जवान को, इस देश को, पुलिस के, प्रशासन के, किसान को और देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी लगन ईमानदारी से कर रहे होते, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण का कल्पना करना असंभव सा लगता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।